नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर के सभी दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर हैं और कई जगहों पर लगातार रैलियां कर रहे हैं। इन चुनावों में बीजेपी ज्यादातर बंगाल पर फोकस कर रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने के लिए पीएम मोदी ने खड़गपुर में एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि राज्य की जनता से अपील की है कि हमें 5 साल के लिए मौका दें तो पिछले 70 साल की बर्बादी को पाट देंगे। और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को विकास की राह में रोड़ा भी बताया है। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए पैसा भेजती है, लेकिन ममता बनर्जी यहां पर उन योजनाओं को लागू नहीं होने देती। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की कई रैलियां हैं और जो चोट के बावजूद भी सीएम ममता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रही हैं। ममता की हल्दिया, खेजुरी और पंचकुला में रैली है। इससे पहले शुक्रवार को पूर्व मेदिनीपुर के पटाशपुर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ किया कि वो बंगाल में कभी भी एनआरसी लागू नहीं होने देंगी और बीजेपी की सरकार के पास एनपीआर और एनआरसी कार्ड है। अगर आप अपने गांव में नहीं रहेंगे तो परिवार का नाम हटा दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में हो चुका है, लेकिन बंगाल में शुरू नहीं करने दिया गया। हम चाहते हैं कि गांव और गरीब का बच्चा और भी आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, किसी कंपनी का सीईओ बन सके। आप मुझे बताइए भैया, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा भी इंजीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब की बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाषा के कारण उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा है गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसलिए उसकी भाषा में हम पढ़ाएंगे और उसको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन दीदी को तो इसका भी विरोध है। दीदी की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मना कर रही है, आना कर रही है। दीदी को पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की, उनके कैरियर की कोई चिंता नहीं है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए उमेद सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित मेहरोत्रा हैं टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले उमेद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। गरीबों की बात की जा रही है, गरीबों के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन ये सब संभव कैसे होगा? क्योंकि अगर निजी किसी संस्थान में ये बच्चा पढ़ाई करेगा, भले ही उसकी अपनी भाषा में वो पढ़ाई करेगा, लेकिन कितनी फीस उसे देनी पड़ेगी, उसके लिए क्या कुछ आपके पास प्लान है? फीस का प्लान जो है जी, हेलो जी हितेंद्र जी, जी, ये फीस का प्लान किस क्लास से आप करना लेना चाहते हैं? सर, किस क्लास का फीस चाहते हैं? सर, कौन से स्कूल का चाहते हैं? कम से कम उमेद जी, आपको भी पता है जिस तरीके से निजी हाथों में सब कुछ जा रहा है, सरकारी स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं और उसके बाद अगर बच्चा हाई क्लास एजुकेशन लेना चाहता है, हायर एजुकेशन अगर लेना चाहता है, तो उसको कितना लोन लेना पड़ता है, या आप अच्छे से जानते हैं? नहीं, स्कूल कॉलेज वही मैं पूछना चाहता हूँ। कौन सा स्कूल कॉलेज कौन सा निजी हाथों में जा रहा है, तो थोड़ा एक आध बताइए कोई ना। कितने स्कूल बंद हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर? कौन से बंद? एक भी बताइए। 5 स्कूल हमारे पास हैं सर। हमारा एक भी हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं। कौन से? आप किसी का बताओ ना, एक स्कूल बताओ कोई भी जो बंद हो गए, जिसको सरकारी था प्राइवेट के हाथों में दे दिया। प्राइवेट के हाथों में नहीं सर, बंद ही कर दिए गए। हरियाणा की रिपोर्ट देख लीजिए आप, अभी बजट में ही बताया उन्होंने, हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल आप कह रहे हैं गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा? सर कैसी बातें कर रहे हैं? सुमित जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से
जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा, और प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि ममता दीदी उसको लागू नहीं कर रही हैं, उसमें आनाकानी कर रही हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अपनी क्षेत्र में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में अगर बच्चा पढ़ेगा तो अच्छे से वो रोजगार प्राप्त कर पाएगा। सुमित जी, पार्टी के लोग बता भी नहीं पा रहे हैं कि क्या, कौन सी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति के तहत कौन सा काम होगा। झूठे वादे हो रहे हैं बंगाल के अंदर, ये इनका काम ही यही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे झूठे वादे, लुभावने वादे करते हैं और होता कोई काम नहीं है। आज 7 सालों के अंदर आज देश की हालत ऐसी है, चाहे शिक्षा नीति की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लिए, हर चीज का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। केवल एक बंगाल का नहीं, पूरे देश का हालत है। तो जिस तरीके से आज हमारे माननीय मोदी जी बातें कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता शिक्षा नीति में वो कुछ कर पाएंगे। अभी 7 साल हो गए, 7 सालों में ये खुद बता दें कि आज देश की जीडीपी कितनी है, इन्हें ये नहीं मालूम होगा। अभी अगर गुजरात की जीडीपी के बारे में मालूम करे तो इन्हें वो मालूम नहीं होगा, यूपी की जीडीपी के बारे में मालूम करे तो उन्हें वो मालूम नहीं होगा, बंगाल की जीडीपी के बारे में मालूम करे तो इन्हें ये नहीं मालूम होगा कि आज बंगाल यूपी गुजरात से ज्यादा ऊपर है विकास के मामले में। और ये लोग झूठे वादे, लुभावने वादे करते हैं जनता के सामने। ऐसा मैं खुद आश्चर्य हूँ कि शिक्षा नीति कौन सी लेके आएंगे। प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं ये लोग, अंबानी और अडानी के हाथ में देश देते चले जा रहे हैं। तो कौन सा पढ़ाएंगे? बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इतने महंगाई में कहाँ प्राइवेट में जाके पढ़ेगा? सरकारी स्कूल बेचते चले जा रहे हैं, सरकारी संस्थाएं बेचते चले जा रहे हैं, तो कहाँ से बनाएंगे एमबीबीएस? डॉक्टर बनाएंगे? डॉक्टर की आज इन्हें मालूम है 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए फीस जाती है, जो एक्स्ट्रा भी लगती है। ये पहले उसके ऊपर भी करे काम, झूठे वादे करना बंद करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। उमेश जी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे पाए, लेकिन नई शिक्षा नीति की जो लागू करने की बात आप कर रहे हैं, उसके बाद किस तरीके से आप ये दावा कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा? क्योंकि अभी तक रोजगार की स्थिति क्या कुछ है पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है भारत में कितना ज्यादा बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। ये गलत बात है, ये गलत मैसेज जाता है पब्लिक में। ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट में बेच दिया गया, स्कूल बेचते जा रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि सब अडानी को और अंबानी को दे दिया। एक कोई भी बताए ना, कौन सा स्कूल दे दिया अडानी अंबानी को? उमेश जी, मैं स्कूल अंबानी अडानी को देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं लगातार, और अगर हायर एजुकेशन किसी को करनी है तो आप जानते हैं कि आपका बच्चा पढ़ सकता है शायद किसी निजी इंस्टीट्यूशन में। बात आप ये जानिए कि वो बातें लोकल भाषा की बात करिए। ये क्वेश्चन है लोकल भाषा की, जो बंगाल में नहीं लागू किया गया हिंदी में पढ़ने के लिए, उसके बारे में चर्चा हुई है। इसके बारे में चर्चा नहीं हुई कि बेच दिए, प्राइवेट में स्कूल कॉलेज दे दिए, बच्चा कैसे पढ़ेगा, फीस कितनी है? फीस तो 1000 इस तरह के स्कूल है, सबकी फीस अलग अलग है। किस पे जाओगे आप? किसकी फीस बता दोगे आप? तो ये नहीं कोई। सर, क्षेत्रीय भाषा में आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, पढ़ाएंगे कहाँ? क्या घर पे पढ़ेगा बच्चा? नहीं, घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा। कहाँ? ये देखिए, ये जब लैंग्वेज पूरी तरह से, अगर हिंदी भाषा हमारे हिंदुस्तान में चलती है, उसके बाद इंग्लिश भी है, अगर बच्चा कोई लोकल भाषा में ही पढ़ेगा तो बाहर जाके कुछ नहीं कर पाएगा। दिक्कत ये आ रही है वहाँ पे बंगला में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बंगला भाषा को वहाँ से लागू किया गया था। प्रधानमंत्री तो यही कह रहे हैं ना कि बंगला में ही पढ़ाएंगे, डॉक्टरेट बंगला में पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग, यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, वो अभी देखिए कंफ्यूजन है इनका। पहले ही बंगाल में आदेश दिया गया था, पहले भी किया गया था, उस पर रोक लगाई गई। और उसके बाद इंडस्ट्री की बात हुई है, तो इंडस्ट्री जो है पूरे देश की पहली राजधानी पर कलकत्ता थी, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री एचएमटी से लेकर के छोटी से बड़ी इंडस्ट्री, सारा इंडस्ट्री हब था बंगाल। आज सब कुछ खत्म होता जा गया है। आज बेरोजगारी मिलेगी जब दूर होगी, जब इंडस्ट्री खुलेगी, ऑफिसेज खुलेंगे, काम बढ़ेगा, तब ये बेरोजगारी खत्म होगी। सर, केंद्र सरकार ने कितने रोजगार दे दिए हैं? आप बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में बेरोजगारी को आप मुद्दा बना रहे हैं। केंद्र सरकार में जितनी सीटें खाली पड़ी है वहां पर कितने रोजगार आपने दिए हैं? आप ये देखिए, उसका एक डाटा निकाल करके देखें, आपको अभी मिलेगा। अभी आप रेलवे में देखिए जगह निकली, अभी जो है सीआरपीएफ में निकली, फोर्सेस में बहुत सारे, हर फोर्स में निकली। उसके बाद जो है आपका जो है पेट्रोलियम में निकले। आप किस विभाग में देखेंगे कि किसमें जगह नहीं निकली है? अभी वहाँ पे ले लीजिए, स्टेट का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का देखिए, करीब 4 लाख से ज्यादा जो है अभी गवर्नमेंट ऑफिस में जगह हो चुका। अभी शिक्षा में हो चुका 65,000, एक बार शिक्षा में हो चुका, पुलिस में हो चुका, इंस्पेक्टर की भर्ती हो चुकी। तो ये तो कहाँ नहीं हो रहा है? ये तो लोग ऐसे बोलते जाए कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं थोड़ी हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक ये शब्द, एक ये कि बेच लिए, बेच किसको बेच दिए? आज तक एक चीज बताएं कि किसको बेच दिए हैं? कौन सा चीज है जो जिसको बेच दिए?
बेच देना किसे कहते हैं? सुमित जी, बेच देना किसे कहते हैं? ये प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, ये सब कुछ विनिवेश के लिए किया जा रहा है, सरकार अपना राजस्व बढ़ा रही है, तो बेच कहाँ रही है? अच्छा, ये इसी तरीके से बढ़ाएगी, इसी तरीके से पिछली गवर्नमेंट ने आज तक कोई चीज बेची नहीं और ये अपना घर भर रहे हैं तो सरकारी चीजें बेच करके। वाह वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरीके से काम करेंगे तो देश पूरा बेचेंगे और कहेंगे हम तो राजस्व बढ़ा रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? पिछली सरकार रही तो थी, प्रॉफिट में चल रही थी। आज मुझे बताइए, आप लोग बेचते क्यों चले जा रहे हैं? केवल अंबानी अडानी के हाथ में? हाँ, कर्जा उतारना है जो 2014 में लिया था, 2014 से अब तक का कर्जा उतार रहे हैं माननीय मोदी जी। तो ये बातें, ये तो ये लोग ऐसी करते हैं और कुछ नहीं है। देश बिकेगा, पूरा देश बेचना है इन्हें देश पूरा बेच के छोला उठाएंगे और निकल लेंगे बाबा जी। उमेश जी, बेचना किसे कहते हैं और ये जो आप लोग कर रहे हैं, जो निजी हाथों में सौंपने का काम कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? उमेश जी जरा क्लियर कर दीजिए। मैं थोड़ा बता रहा हूँ जितेंद्र भाई, आप ये देखिए, सबसे पहले इन लोगों को ए से जेड तक कुछ आइडिया नहीं होता, केवल सुनी सुनाई बातों को बोलते हैं। ठीक है, आपको है ना, आप बता दीजिए। ये आपको भी थोड़ा सा याद रखिए कि जब ये प्राइवेट में आया है संचार विभाग, जब सुखराम जी संचार मंत्री जेल गए, किस लिए गए हैं, क्या हुआ था उस समय, और वो कौन किया था, किसकी सरकारें थी? और प्राइवेट में दिया गया, जो प्राइवेट में इनवाइट किया गया था एयरलाइंस के लिए, वही एयरलाइंस के लिए ये हुआ था कि ये प्राइवेट में नहीं होगा। प्राइवेट में जब दिया गया है तो प्राइवेट वाले सब आए, तो इंडियन एयरलाइंस का और इसका एयर इंडिया का क्या दशा हुआ? तो वो चीजें अलग चीजें रही, ये अलग चीजें रही। इसमें बेचा नहीं गया, इसमें दिया नहीं गया, इसका राजस्व और काम देखने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और उससे हमारा इनकम भारत सरकार का बढ़ रहा है। और उसमें जो है वो कंपनियां खत्म हुई हैं और देश की कंपनियां का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का। तो इससे सरकार को कैसे लंबे समय तक फायदा होगा, या सिर्फ एक बार आप कमाई कर लेंगे उसके बाद कोई फायदा नहीं है? आप नहीं, एक बार कमाई नहीं, एक बार कमाई का नहीं है, वो तो एग्रीमेंट जो होते हैं और जो काम होता है उसकी साफ सफाई, सर्विस भी बढ़ती है। सर्विस का हमेशा आप देखेंगे तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो है प्राइवेट में दिए गए हैं, आज नहीं 30 साल से दिए जा रहे हैं। हर जगह पे, हर ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट जो है, लेबर का भी हो, सफाई का भी हो, मशीनों का है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे ही आते हैं। ये पता नहीं, तो मनमोहन सिंह जी की लिस्ट निकालिए, देखिए 18 कंपनियां जो है उन्होंने 9 साल में दिया था प्राइवेट में। तो ये तो चलता रहता है, ये कोई नई चीज नहीं है। उसका एक अलग, उसको कहते हैं कि हम बेच दे रहे हैं। लेकिन दूसरे प्रधानमंत्रियों की ये भी लिस्ट निकाल लीजिए ना उमेश जी, के कितने बनाए उन्होंने और आपने कितने बनाए? नहीं, आज आप उसको निकाल लीजिए जो बनाए हैं। हाँ, निकालिए उमेश जी, PSU कितने बनाए आपने बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको। आज आप देखिए, आज जिस तरह से आज आप तेजी से जो है आपका ये बढ़ा है, मेट्रो का काम बढ़ा है शहरों में, कई शहरों को गिन लीजिए कितने शहरों में इस समय बढ़े हैं। आप किस तरह से, आप देखिए किस तरह से जो है काम को बढ़ाया गया है। जो आप इसमें देखिए, पेट्रोलियम में जो होता था कि लूट मचती थी, आज जो है उसको जो है उस पे वो ड्रा करा करके ईमानदारी से आज एक पैसा कोई नहीं कह सकता है आज 7 सालों में कि कहीं किसी ने एक पैसा लेकर के एक पेट्रोल पंप, एक गैस एजेंसी किसी को दे दिया हो। आज आप देखिए, सुमित जी तमाम ये दावे कर रहे हैं जिस तरीके से, उस हिसाब से तो देश बहुत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और रोड़ा बनी हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो बंगाल का विकास नहीं हो पा रहा है, घटती चली जा रही है। अगर ये लोग इतना ही विकास कर रहे हैं, देश की जीडीपी क्यों घट रही है? कहाँ है आज देश की जीडीपी? ये लोग ये भी तो बताएं कि हमारा हम इतनी बड़ा विकास कर रहे हैं, देश में आज कहाँ पे है जीडीपी? इनको ये भी नहीं है जीडीपी कैसे होगी, एनपीए क्यों नीचे आ रहा है? तो ये चीजें, ये जो करते चले आ रहा है प्राइवेटेशन से देश बर्बाद हो रहा है। तो मैं फिर कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि प्राइवेटेशन ना हो। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, प्राइवेटेशन ना हो। पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले, माननीय मोदी जी और अमित शाह और इनके 2 साथी अंबानी और अडानी, ये लोग देश बेचेंगे और निकल लेंगे। चलिए सुमित जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से सियासी पारा बंगाल में हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि चुनाव कई राज्यों में है, लेकिन बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा फोकस है और इसीलिए वहां पर ज्यादा सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले राहुल गांधी असम में 2 दिन के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जोरहाट में रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही असम के लोगों के लिए कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटी वाले काम भी बताए हैं। राहुल गांधी ने सूबे में महिलाओं के प्रति महीने 2000 रुपये और राज्य में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार सिर्फ हम 2 और हमारे 2 के लिए काम कर रही है। इसमें गरीब किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। असम के डिगबोई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहा है कि कृषि विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया और वो हमें संसद में बोलने नहीं देते, लेकिन हम मजबूत हैं और आपकी रक्षा करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ केरल के तिरुवनंतपुरम में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह कहा है कि ये एकीकृत घोषणा पत्र है और हड़ताल जबरन बंद करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक हैप्पीनेस मिनिस्ट्री भी होगी। तो लगातार जो चुनावी राज्य हैं वहां पर सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो लगाई हुई है ताकि उनके पक्ष में लोग मतदान करें और उनकी वहां पर सरकार बने। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो असम के दौरे पर हैं और लगातार लोगों के बीच जाकर के जनसभा में वो संबोधित कर रहे हैं और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अगर केरल की बात की जाए तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ जो गठबंधन है उनकी तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। शशि थरूर ने इस बारे में कहा है कि एकीकृत घोषणा पत्र है और एक हैप्पीनेस मिनिस्ट्री भी इस बार वहां पर बनाई जाएगी अगर कांग्रेस के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनती है तो। लेकिन लगातार जिस तरीके से असम पर फोकस किए हुए है कांग्रेस और सीधा मुकाबला वहां पर भारतीय जनता पार्टी से ही है। आजकल मैंने जैसे पार्लियामेंट में बोला, हम 2 हमारी 2 की सरकार चल रही है। आप देखिए हर इंडस्ट्री में देखिए, आपको वही 2, 3, 4 चेहरे दिखाई देंगे और एक आइडिया फैलाया गया है कि सरकारी जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो एफिशिएंट होता है। मगर ये अगर आप गहराई में देखें तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर संस्थाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं से बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है और अच्छा काम कर रही है। तो ये जो यूनिफॉर्म आइडिया कि भैया प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, पब्लिक सेक्टर खराब है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की मदद नहीं करोगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर काम कैसे करेगा? जैसे आपने कहा यहां पे कि आपको आपकी रिफाइनरी को अगर एक्सपैंड करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आपको कैसे कहा जा सकता है कि आप काम?
वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने अब ब्रेक लगा दिया है और अब सीएम केजरीवाल ने इसे लेकर के केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने यह कहा है कि केंद्र सरकार को इस योजना के नाम पर आपत्ति थी। अगर यही आपत्ति है तो हमने योजना का नाम हटाने का फैसला किया है और हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ वर्ष पहले हमने ये समाधान निकाला कि अगर हम बोरी में पैक करके लोगों का जितना राशन बनता है उनका उतना सीधे उनके घर पर पहुंचा देंगे तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। उसी मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लेकर के आई गई थी और 25 मार्च से इस योजना की शुरुआत होनी थी, लेकिन कल दोपहर केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी। केजरीवाल ने आगे कहा कि इस योजना पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि केंद्र सरकार ने यह कहा कि आप इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं रख सकते। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये योजना अपना नाम चमकाने या फिर क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हैं और अफसरों के साथ मीटिंग करके ये कहा है कि इस योजना का नाम हटा दो और अब इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था और दुकानों के जरिए बांटा जाता था, अब ये घर घर पहुंचाया जाएगा। मुझे लगता है कि इस निर्णय के बाद केंद्र की आपत्तियां दूर हो गई होंगी और अब वे इस पर रोक नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिख करके ये कहा कि केंद्र की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए के तहत राज्यों को राशन प्रदान किया जाता है और इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। केंद्र ने यह कहा है कि एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाला अनाज किसी भी राज्य विशेष की योजना के लिए नहीं, किसी राज्य विशेष की योजना के लिए नए नाम से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोगों को राशन लेने में तकलीफ़ें होती थी, तरह तरह की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। राशन की दुकानों को पूरा महीना खुलना होता है। कई सारी राशन की दुकानें 2-3 दिन खुलती हैं महीने में, लोगों को राशन मिलता नहीं है। कई दुकानें जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती हैं, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई नाम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल। चलिए, इस खबर पर प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। जी नमस्कार जी। प्रीतपाल जी, क्या सिर्फ नाम की वजह से आपको ये लगता है कि आपत्ति थी केंद्र सरकार को, अब इस योजना को नहीं रोका जाएगा? हम समझते हैं अगर केंद्र सरकार को इसकी आपत्ति थी तो आम आदमी पार्टी ने अब तो ये भी कह दिया कि अब नाम हटा लेंगे। अब चूंकि दिल्ली की जनता की सुविधा को देखते हुए केंद्र सरकार अपनी हटकर्मी को छोड़ेगी और जो ये स्कीम घर घर योजना है अपने राशन पहुंचाने की, इससे दिल्ली सरकार की मदद करेगी, ये उम्मीद हम लोग करते हैं। लेकिन प्रीतपाल जी, जिस तरीके से घर घर राशन पहुंचाया जाना है उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ उसकी आपकी जो तैयारी है, रणनीति है, किस तरीके से घर घर राशन पहुंचाया जाएगा?
नॉर्मल डोर स्टेप योजना जो हम लोग पहले से इसको लागू कर चुके हैं, कई चीजों पे हम लोग को कामयाबी इसकी मिली है। एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो जिसके पास राशन कार्ड होगा वो 1076 पे फोन करेगा और अपना समय निर्धारित कर देगा, सुबह 9:30 से लेके रात के 10 बजे तक का किसी समय का वो समय निर्धारित कर देगा। हमारे डोर स्टेप के जो कर्मचारी हैं वो उनके घर पे जाएंगे, उनका राशन कार्ड चेक करेंगे, उनका आधार कार्ड चेक करेंगे और जितने व्यक्ति उनके घर पे हो उसके आधार पे उनको राशन वहाँ वितरित किया जाएगा। जो पहले हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस पे भी ऐसा कर रहे थे, आधार कार्ड पे इस तरह का कर रहे थे, कई इस तरह की 100 योजनाएं जो है वो हम लोग डोर स्टेप पहले से कर चुके हैं और कामयाबी की ओर है। इसी तरह इसको भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग। लेकिन प्रीतपाल जी, जिस तरीके से आपको पता है कि केंद्र सरकार के अधीन केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और ऐसे में राज्यपाल के साथ पहले ही अधिकारों की जंग आपकी चलती रहती है, केंद्र सरकार के साथ आपकी जंग जो है वो चलती रहती है, तो ऐसे में बेहतर होता कि आप पहले केंद्र सरकार से इस बारे में विचार विमर्श कर लेते और समझौता एक हो जाता, उसके बाद इस तरीके की योजना लेकर के आई जाती। देखिए, जो योजना ये लाई गई है इसकी सूचना उनको ऑलरेडी दे रखी थी उनको, मगर आपको पता होगा विगत दिनों में जैसे कि गुजरात के अंदर हम लोग 27 सीटें जीत के आए सूरत में, और कई जगह पे हम लोग की जीत आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता जो है वो बढ़ रही है। उसको देखते हुए जनता में ज्यादा हम लोग और बढ़ न जाए आगे, इसको देखते हुए ये रोड़ा अटकाया जा रहा है। मगर अब चूंकि जो इन्होंने बहाना लगाया था नाम का, अब तो दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नाम में परिवर्तित करते, हमारा मकसद नाम से तो नहीं है, हमारा मकसद है कि जनता जो धूप में, बरसात में, ठंड में जो लाइन में लग के राशन लेती है और वहाँ उसको राशन नहीं मिलता, वो राशन घर। बिल्कुल प्रीतपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।